मारूफ पाकिस्तानी मैदे की डॉक्टर लुबना कमानी को अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने अपने सालाना सेशन में पाकिस्तान के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जदीद तहकीक के मैदान में पेशरफ्त करने पर विमेन डिस्पेरेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। तो आज उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में मौजूद है। बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी किसी भी शोबे में इस तरह से नाम बना रहे हैं और ख़ासतौर पर पूरी दुनिया में जब उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाता है। तो मैं ये सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये क्या एजाज़ था और ये क्या आपकी रिसर्च थी जिस पर आपको ये अवार्ड दिया गया? थोड़ा सा डिटेल हमारे नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। ये वुमेन डिस्ट्रप्टर अवार्ड है जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एवरी ईयर मीटिंग में दिया जाता है और ये डिफरेंट कैटेगरीज है। बेसिकली इसमें 5 लोग नॉमिनेट हुए थे पूरी दुनिया से। अच्छा। और इसमें ऑनलाइन वोटिंग हुई थी जिसमें मेरे वोट सबसे ज्यादा थे क्योंकि मैंने वुमेन इन मेडिसिन एंड वुमेन इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च भी की है, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, CME कॉन्फ्रेंसेस भी की है। वुमेन इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में इट्स अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड। 10% खवातीन है, 10 to 15%। अच्छा। और अगर आप बात करें कि 50% हमारे पास मेल पेशेंट्स है और 50% फीमेल है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 10% है, तो ये कितनी मुश्किल बात होगी। क्योंकि खवातीन जैसे हमारा कल्चर भी है, हमारा रिलीजन भी है कि वो एंडोस्कोपीज के लिए और अपनी बीमारियों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती है, फीमेल्स को प्रेफर करती है फीमेल्स के पास जाना, स्पेशली जब उनके प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हो या एंडोस्कोपी की बात हो। तो और उनका राइट भी है कि वो अपने लिए एक डॉक्टर जिनसे वो ज्यादा कंफर्टेबल है वो सेलेक्ट कर सके। प्रॉब्लम ये है खवातीन क्यों नहीं आती गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत टफ है इसकी। अच्छा। पहले हमें मेडिसिन करना होता है और फिर हमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी करना होता है, तो ट्रेनिंग बहुत लंबी है। प्लस इसमें हमें एक्सरे के अंदर कुछ एंडोस्कोपीज करनी होती है, एडवांस एंडोस्कोपी, जिसमें फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में अगर वो प्रेग्नेंट है खवातीन तो वो नहीं कर सकती वो ट्रेनिंग। सही। और आप जैसे हमारी जो ट्रेनिंग का एज होती है और हमारी जो प्रेगनेंसी या जो बायोलॉजिकल एज होती है वो भी साथ कोइंसाइड करती है, तो ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। इसमें क्या किया जा सकता है, जो हमने बात की है कि फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए डे केयर की सहूलतें होनी चाहिए, सेपरेट प्रोग्राम्स होना चाहिए जिसमें ट्रेनिंग भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनकी ट्रेनिंग भी हो लेकिन उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आवर्स के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाए। क्योंकि एडवांस एंडोस्कोपी में अभी भी वुमेन बहुत कम है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और जैसे आज वर्किंग वुमेन का डे है, तो आप पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छा नहीं है, उसकी जो रेटिंग है हम बॉटम 3 पे आते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। एग्जैक्टली। अगर आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ठीक है 80 to 85% हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स फीमेल है, लेकिन अगर आप वर्क फोर्स की बात करें तो सिर्फ 30 to 35% हमारी फीमेल। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि हम तो मेडिकल कॉलेजेस में भी जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट, बल्कि वो एडमिशन में सबसे ऊपर वही होती हैं, नंबर 1 से शुरू करके 30 तक तो पोजीशंस भी लड़कियों की होती हैं, लेकिन उसके बाद ये रेशियो क्यों बदल रही है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत है चल रहा है डॉक्टर ब्राइट का, कि फीमेल्स शादी के बाद काम नहीं करती, इन लॉज उनको काम नहीं करने देते हैं, बहुत सारे इन लॉज नाइट ड्यूटीज नहीं करने देते हैं क्योंकि ट्रेनिंग में आपको नाइट ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो एज अ ट्रॉफी वाइफ ली जाती है कि भाई मेरी वाइफ या मेरी जो बहू है वो डॉक्टर है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज ट्रॉफी वाइफ। पेरेंट्स इसलिए बेटियों को डॉक्टर बनाते हैं क्योंकि अगर क्राइसिस है, शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एज अ सेफ्टी नेट के तौर पे उनकी जो डिग्री है वो कभी भी उनको जॉब में आसानी हो, प्लस उनको अच्छे रिश्ते मिलने में आसानी हो, क्योंकि डॉक्टर इज अ प्रेस्टिजियस प्रोफेशन इन आवर सोसाइटी, ठीक है ना। डॉक्टर को तो उनको एक बेटर प्रपोजल मिलने की जो प्रपोर्शन होती है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, लेकिन वर्क फोर्स में एक्चुअली सिर्फ 30 to 35। डॉक्टर साहब इसमें तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जहाँ से बच्ची रही हैं वो तो गवर्नमेंट का भी इतना पैसा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, डॉक्टर्स आप लोग जो ट्रेन कर रहे होते हैं उनको उनका, और उसके बाद जाके उनको सिर्फ अच्छे प्रपोजल्स और घर तक रहना है, तो ये तो सोसाइटीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट है और हम और इस सोच में, तो क्या ये सोच भी अभी नहीं अभी तक बदली?
ये सोच चेंज करने की बात है बेसिकली, और ये हाँ, एक सोच दिन में चेंज नहीं करने की होगा। बात है। इस पे रिसर्च, इस पे आर्टिकल्स, इस पे CME, इस पे, और हर इंस्टीट्यूशन में भी माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फीमेल्स काम कर सके। डे केयर की फैसिलिटी हो, अगर उसका बच्चा है तो वो कहाँ छोड़ के Yes. आएगी, वो भी तो एक जेन्युइन बात है ना। बिल्कुल। सबके घर में तो सहूलत नहीं होती इन लॉज की या मेड्स की। तो डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। फ्लेक्सिंग प्रोग्राम्स की होनी चाहिए कि अगर वो 8 घंटे काम नहीं कर सकती तो ठीक है, इनको 4 to 5 आवर्स काम किया जाए, तो 4 साल की ट्रेनिंग को आप इंक्रीज करके 5 या 6 साल पे ले जाए, मगर इनके ड्यूटी आवर्स कम कर दें। तो ये सारी चीजें, प्लस आप जब लीडरशिप की बात करते हैं, ये तो मैंने कहा है 30 to 35% आपकी वर्क फोर्स है, जी। लेकिन जब आप वुमेन इन लीडरशिप की बात करते हैं तो लेस देन 10% है। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, कितनी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वुमेन है, कितनी यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर है, कितने प्रोफेसर है हमारे पास, कितनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं, कितने मेडिकल डायरेक्टर्स है। तो एक बात तो हुई कि वुमेन को वर्क फोर्स में लाने की। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वुमेन इन लीडरशिप की बेसिकली, तो वुमेन इन लीडरशिप में बहुत कम है। अब जब फीमेल्स खवातीन के पास रोल मॉडल नहीं होंगे, इनके पास सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं होगा, तो वो कैसे आएंगी बेसिकली। रोल मॉडल्स होना बहुत जरूरी है आप किसी जूनियर को इंस्पायर करने के लिए। तो ये चीज़- बड़ा अहम पॉइंट है डॉक्टर साहब आपने उठाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।